वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और हमारा चैप्टर का नाम होगा आयावर साम्राज्य। इससे पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है और आज जो हमारी चैप्टर है वो 5th चैप्टर है। इसमें हम लोगों को आयावर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और अगर कोई कमी लगती है तो वीडियो पे कमेंट करें, फिर उसमें हम लोग सुधार करेंगे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये जो पार्ट है वो ये जो वीडियो होगा हमारा वो होगा इसकी इंट्रोडक्शन का, इसकी भूमिका का, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें जो है वो आपको लगभग चीज़ें यहीं से समझ में आ जाएंगी और आपके एग्जाम में लगभग जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं वो लगभग यहीं से बनेंगे। बाकी की चीज़ें यहाँ इस चीज़ को समझने के बाद आपको आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे जो चैप्टर है वो है आयावर साम्राज्य। आयावर साम्राज्य होता क्या है? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था घुमंतु घुमक्कड़, ठीक है, जिसको घुमक्कड़ लोग क्या होते हैं कि वो इधर से उधर घूम घूम करके अपने जीवन यापन को करते हैं, अपनी जीविका जो चलाते हैं वो एक जगह स्थिर रह करके नहीं चला सकते। वो घुमक्कड़ लोग होते हैं, वो घूमते रहते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए। तो आयावर लोग जो हैं वो लोग भी वही हैं कि ये लोग घुमक्कड़ हैं, ये घूमते रहते हैं। ये लोग थोड़े मतलब क्या इसको बोल सकते हैं आप लोग कि बेवकूफियत टाइप लोग होते हैं, लोगों को मारते भी बहुत ज्यादा हैं, झगड़ालू लोग भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मंगोल के बारे में, मंगोलों के बारे में। यहाँ पे बात इस चैप्टर में होगी हमारी चंगेज खान के बारे में। थोड़ी सी चंगेज खान की इंट्रोडक्शन भी जान ले। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग पूरा चंगेज खान को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चंगेज खान की बात जो हुई थी, उसके पिताजी का हत्या कर दिया गया था उसके बचपन में। जब शायद वो 9 या 11 साल के था, उसी टाइम पे उसके पिताजी का हत्या कर दिया गया था। और हत्या कर दिया गया था इन्हीं आयावरों में से कोई आयावर थे। वही लोग उनको अपने यहाँ आमंत्रण करने के बाद, उसी समुदाय का लोग आमंत्रण करने के बाद उनको जहर देकर के मार दिया गया था। इस प्रकार की कहानी उनके बारे में बताया जाता है। तो उनकी माँ जो थी चंगेज खान की, वो चंगेज खान को बोली थी कि ये आयावर लोग जो होते हैं, ये मंगोल लोग जो होते हैं, ये आपस में बहुत झगड़ते हैं, तो इनको एकत्रित करना है, एक दूसरे से ना लड़ें, जिसके चलते इन लोगों को एकत्रित करना है। तो चलिए ये इसके बाद हो गई। तो यहाँ पे लगभग 13 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे और इन 13 पॉइंट में आपको क्या करना है कि आधे चैप्टर आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेंगी और इसका पूरा नोट्स आपको PDF के रूप में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहां से चेक कर लें। दूसरी पॉइंट आती है स्टेपी क्षेत्र। स्टेपी क्षेत्र क्या होता है? तो ये मध्य एशिया का वह क्षेत्र है जिसको चारण भूमि कहते हैं। मध्य एशिया का चारण भूमि अर्थात कह सकते हैं पशु चराने का स्थान, जिसे हम लोग चारण भूमि कहते हैं। और ये मध्य एशिया, आप मैप में देखेंगे तो रूस और चीन के बीच में जो आपको क्षेत्र मिलेगा वो होता है मंगोल का। तो वो इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। ये जो चीजें थी मंगोल की, जो साम्राज्य था, मंगोल साम्राज्य, आयावर साम्राज्य जो पढ़ेंगे वो उसको यूरेशिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वो पूरा रूस, चीन और कुछ पार्ट जो था वो भारत का भी उसमें शामिल था। तो कुछ यूरोप का पार्ट हो गया, कुछ भारत ये एशिया का पार्ट हो गया, जिसके चलते इसको यूरेशिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि स्टेपी क्षेत्र के बारे में मैं जानना था। तो स्टेपी क्षेत्र जो है मध्य एशिया का वह क्षेत्र जो चारण भूमि है, जिसको जो भूमि पशु चराने के काम आते थे, उसको हम लोग स्टेपी क्षेत्र कहते थे, ठीक है। स्टेपी लुटेरे जो है मंगोलों को कहा गया। ये मंगोल लोग जो थे ये लोगों को लूट लेते थे। इन्होंने बाद में जाकर के चीन को भी लूटा था, चीन की दीवार को भी लूटा हुआ है, आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी चीजें हैं रेशम, चौथी चीजें रेशम मार्ग। तो आप लोगों ने क्लास 10th के हिस्ट्री में रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो रेशम मार्ग क्या था कि उसी मार्ग के सहारे विश्व के बाकी क्षेत्र जो थे वो चीन के साथ व्यापार किया करते थे। ठीक है, क्या होता था कि रेशम मार्ग जो है उसके सहारे क्या होता था कि विश्व के लोग जो है कि चीन के साथ व्यापार करते थे। चीन के अलावा जो बाकी के जो लोग थे, रेशम मार्ग बंद होने के बाद ही कुछ समस्याएं आई थी। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आप लोगों ने क्लास 10 में उसको पढ़ा हुआ था। तो ये रेशम मार्ग आ गया कि जिसके सहारे क्या होता था कि चीन के साथ विश्व के अन्य देश के लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, अगली चीज है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति जो होती थी, चंगेज खान के इस साम्राज्य में आने से पहले दशमलव पद्धति का प्रयोग किया जाता था और उसको वो चंगेज खान भी आगे बढ़ाता है। और यहाँ पे क्या बोलता है कि दशमलव पद्धति के सहारे सेना का विभाजन किया जाता था। जो सैनिक टुकड़ियां बनती थी ना, वो दशमलव पद्धति के सहारे बनती थी और इसके तहत सैनिक समूह बनाए जाते थे, जो होते थे 10 के समूह में होते थे, 100 के समूह में होते थे, 1000 के समूह में होते थे और 10,000 के समूह में होते थे। ठीक है, यहां तक बातें सर आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगली चीज है तुमन। तुमन जो होती थी वो सेना की सबसे बड़ी टुकड़ी होती थी, सेना की सबसे बड़ी इकाई होती थी। सेना की सबसे बड़ी इकाई को तुमन कहा जाता था। उस इकाई में 10,000 सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, तो 10,000 सैनिकों की समूह को तुमन कहा जाता था और यह सेना की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अगली चीज है तामा। तामा किसको कहते हैं? तो इन 10,000 सैनिकों के समूह के अलावे जो सैनिक समूह बच जाते थे उसको तामा कहा जाता था। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी सर कि अन्य सैन्य टुकड़ियों को हम लोग क्या कहते थे, अन्य सैन्य समूहों को हम लोग क्या कहते थे, तामा कहते थे। जो कि क्या होता था कि जो सबसे बड़ी समूह थी हमारी तुमन, और तुमन में 10,000 सैनिक हुआ करते थे। उसके पहले 10, 100 और 1000 की जो सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी उसको हम लोग तामा कहते थे। उस टाइम पे मंगोल के लोग उसको तामा कहते थे। ठीक है, आगे है नोयान। नोयान क्या होता था कि नोयान में कप्तानों के अधीन रह करके सेना को काम करना होता था। नोयान एक संस्था थी जिसके अधीन क्या होता था कि जो कप्तानों के अधीन होते थे, और कप्तान यहाँ पे जो था कि चंगेज खान के 4 पुत्र थे और उन्हीं 4 पुत्रों के अधीन में क्या था, ये नोयान चला करता था। इन्हीं चंगेज खान के 4 पुत्रों के द्वारा ही ये सारी चीजें चलाई जाती थी। ठीक है, इसके साथ अगली है उलूस। उलूस क्या होगा सर कि किसी भी क्षेत्र का स्वामी, स्वामी कहने का मतलब होगा शासक। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का शासक मंगोल के अंदर। ठीक है, उसूल भी चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन था। तो चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन पहली तो क्या आ गई कि नोयान आ गया। और नोयान में क्या होता था कि सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी। और दूसरा है हमारा उलूस। और उलूस में क्या होता था कि यह किसी क्षेत्र पे राज करते थे और उलूस जो होता था वो भी चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन था। मतलब कहने का मतलब है कि चंगेज खान के जो वंशज थे वही सैन्य टुकड़ी को भी चलाते थे और वही उलूस को भी चलाते थे, शासन भी वही लोग करते थे। ठीक है, अगली चीज है सर हरकारा पद्धति। हरकारा पद्धति क्या होता है? हरकारा एक संचार प्रणाली थी। संचार प्रणाली तो आप समझते हैं कि सूचना पहुंचाने का जो कार्य होता था उसको संचार प्रणाली कहते हैं। तो जिसमें क्या होता था कि घुड़सवार लोग और जानवर संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। किसमें? हरकारा पद्धति क्या थी? तो हरकारा पद्धति जो है वो है संचार प्रणाली। कहने का मतलब सूचना एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी भी प्रकार की सूचना पहुंचानी है तो उसके लिए हरकारा पद्धति का प्रयोग किया जाता था। और जिसमें क्या होता था, संदेश पहुंचाने का कार्य जो होता था वो होता था घुड़सवार के द्वारा किया जाता था। घुड़सवार तो आप लोग समझते होंगे, जो घोड़े पर रह करके सवारी करता है, घोड़े की सवारी करता है, उसको घुड़सवार कहते हैं। और जानवर, कुछ जानवरों को ट्रेन किया गया था जो संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। ठीक है, उसके बाद अगली जो टॉपिक आती है हमारी कुबकुर। अगली जो 11th नंबर टॉपिक है वो है कुबकुर। कुबकुर जो था वो एक प्रकार का टैक्स था।
जिस प्रकार से आप लोगों ने जजिया कर को पढ़ा हुआ होगा, उसी प्रकार का एक टैक्स ये भी था कुबकुर। और जजिया तो धर्म के आधार पर लगाया गया था, लेकिन कुबकुर जो है वो धर्म के आधार पर नहीं लगाया गया था। कुबकुर एक प्रकार का कर था, टैक्स था, जिसके तहत क्या होता था, वो इसलिए लगाया गया था कि क्योंकि हरकारा पद्धति को चलाना था। हरकारा पद्धति चलाने का मतलब क्या है कि अगर लोगों के पास टैक्स नहीं रहेंगे, पैसे वगैरह नहीं रहेंगे, संसाधन नहीं रहेगा, तो ये हरकारा पद्धति चल नहीं पाएगी। तो हरकारा पद्धति को चलाने के लिए एक टैक्स लगाया गया, और उस टैक्स में वो लगाया गया था हरकारा पद्धति को चलाने के लिए। उस टैक्स में क्या लिया जाता था, तो जनता से पशु लिए जाते थे, पैसे नहीं लिए जाते थे। जनता से क्या लिया जाता था, पशु लिया जाता था। और पशु में क्या लिया जाता था, तो घोड़ा लिया जाता था। बात सिंपल सी है। वहां मंगोल के लोग 3-4 जानवर को पालते थे, तो उसमें घोड़ा था, बकरी थी, उसी में भेड़ था, और एक और जानवर है जो आगे जाकर के आप पढ़ेंगे। और अगली है पैजा। अगली टॉपिक जो हमारी है वो पैजा। और पैजा जो होता था सर, वो क्या होता था कि जैसे आपको टिकट मिलती है ना, अगर आपको यात्रा करना है तो आपको टिकट मिलती है, और आपको अगर विदेश घूमने के लिए जाना है, या विदेश में व्यापार करने के लिए जाना है, या भी किसी भी काम से आपको अब्रॉड जाना है, तो उस कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनाना पड़ता है। पासपोर्ट के बाद जिस भी देश में आप जाना चाहते हैं उसकी वीजा लगवानी पड़ती है। तो उसी प्रकार का चीज था कि अगर आपको यात्रा करना है तो उसके लिए जो पास दिया जाता था, उस पास को हम लोग पैजा कहते थे। वहां मंगोल के लोग उस टाइम पे उसको क्या कहते थे, पैजा कहते थे। ठीक है, अगली टॉपिक जो है सर हमारी वो है आस या असाक। आस या असाक, ये क्या होता था कि ये था सर नियम कानून। ये नियम कानून जो बनाए गए थे वो चंगेज खान के द्वारा बनाए गए थे। चंगेज खान के द्वारा बनाया गया विधि व्यवस्था या नियम कानून को यासा या असाक कहा गया था। तो आई होप कि आपको यहां तक की बातें चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है वीडियो में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम लोग उस पर फिर काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।